हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर पुनः आपका कॉमर्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यहाँ पे हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो पहला मेरा वीडियो है कॉन्सर्ट को, उसमें आपने सीखा कि पहले जो पहला पार्ट था, फर्स्ट लेसन था हमारा, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको आपने डिस्कस कर लिया। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। इस बुक से को हमने एनसीईआरटी की वे जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया है और उसमें पहला लेसन आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा लेसन है, इसमें आपको हम डिस्कस करेंगे कि जो साझेदार का प्रवेश होता है उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक, पहला जो लेसन था वो साझेदार के जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी या महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उससे संबंधित था। अब ये दूसरा लेसन है साझेदार का प्रवेश। जब कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस साझेदारी का पुनर्गठन होता है। क्या होता है? पुनर्गठन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पुनर्गठन क्या है। यहाँ पे देखिए डिस्कस किया गया है, विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। यानी जो साझेदारी वर्तमान में चल रही है, अगर इसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो उसे हम कहेंगे पुनर्गठन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं, पुनर्गठन किसे कहते हैं, ये आपका बनता है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, यानी कौन सी दशाएं हैं साझेदारी की जब साझेदारी में वो कौन सी दशाएं आती हैं जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ठीक है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार या क्या दशाएं आएंगी। तो सबसे पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर। यदि कोई फर्म में नया साझेदार आता है तो साझेदारी का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अंतर्गत इसका पुनर्गठन होगा। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 5 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, विद्यमान साझेदारी के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में। यदि विद्यमान साझेदार, जैसे कोई दो साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात है 1:2, 1:2, लेकिन वो चाहते हैं कि भविष्य में 1:1 हो जाए तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। ठीक है, तीसरा है विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति। यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक, तो भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा। ठीक, उसके बाद आता है साझेदार की मृत्यु। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा। तो ये 4 दशाएं हैं जिनमें साझेदारी का पुनर्गठन होगा। अब हम इस लेसन के अकॉर्डिंग आपके साझेदारी के प्रवेश को डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी के प्रवेश को पर साझेदार को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ये 2 नंबर में भी बन सकता है और 5 नंबर में भी। ठीक, तो साझेदार, अगर नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है तो नए साझेदार को क्या अधिकार प्राप्त होंगे। एक, फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा होगा फर्म के भावी लाभों में लाभ पाने का अधिकार। ठीक, 2 अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। तो जो यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म में आ रहा है तो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां का मतलब असेट्स, असेट्स में वो भाग पाने का अधिकारी हो जाएगा। भविष्य में प्रॉफिट पाने का अधिकारी होगा, लाभ पाने का अधिकारी होगा। कोई साझेदार आ रहा है तो लाभ के लिए आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि सामान्यतः नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्नलिखित बिंदु होते हैं। यदि नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है तो इन बिंदुओं को पहले डिस्कस किया जाएगा, यानी इनका कैलकुलेशन होगा। कहने का मतलब है इन बिंदुओं पर विचार करके अलग अलग चीज़ों का कैलकुलेशन होगा। नए से साझेदारी में नए से खाते बनेंगे, उन्हीं में हम उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला है नए लाभ विभाजन अनुपात।
यदि नई साझेदारी, यदि कोई नया साझेदार आया है तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकलेगा। त्याग अनुपात का मतलब है अगर पुराने साझेदार किसी भी अनुपात में लाभ विभाजित करते थे, नया कोई साझेदार आ गया तो लाभ विभाजन नया हो गया, तो पुराने साझेदारों को कोई न कोई हिस्सा कम करना पड़ेगा, तभी नए साझेदार को एक निश्चित अनुपात मिलेगा, तो उसे कहेंगे नए साझेदार का त्याग अनुपात, पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात। ठीक है, अभी हम त्याग अनुपात के बारे में आगे आपको डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे की जाती है। ये कोई एक वीडियो के माध्यम से हम इसमें समझा चुके हैं। ठीक, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हम यहाँ पे देखो क्या डिस्कस करना चाहेंगे। जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना भाग प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। ठीक, क्या है ये व्यवस्था, क्या है देखिए, एक उदाहरण से आप इसको समझ लीजिए, बहुत सावधानी से, बहुत सटीक। देखिए, अनिल और विशाल दो फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, लाभ विभाजन अनुपात उनका कितना है, 3:2। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक, तो अब जो साझेदार कितने हो गए, 3, अनिल, विशाल और सुमित। कितने साझेदार हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब इनका जो अनिल और विशाल का जो पहले अनुपात था, अनिल का था 3 और विशाल का था 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 और 2/5। ठीक, तो 3/5, 2/5, कोई दिक्कत, 3 2 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। अब सुमित को 1/5 भाग के लिए यदि साझेदार बनाएंगे तो इनका जो अनिल का अनुपात है 3/5, विशाल का है 2/5, ये अब इनमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाएगी। कारण क्या है, कारण ये है कि जब नया साझेदार 1/5 भाग ले लेगा तो इनके अनुपात ऐसे कैसे बनेंगे। ठीक, तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए समझिए। सुमित का कितना है, 1/5। शेष का मतलब है कि जब टोटल जो अनुपात था, कुल अनुपात कितना था, 1 था। टोटल तो भाई 1 होता है ना ओवरऑल, इसमें से 1/5 घट जाएगा सुमित का, तो कितना बचेगा, 4/5। अब ये 4/5 भाग है, यही कौन पाएगा, अनिल और विशाल 3:2 के अनुपात में पाएंगे। ठीक है, तो देखो अनिल का जो नया अनुपात निकलेगा 4/5 का 3/5 का मतलब क्या, मतलब है कैसे लिखते हैं, 4/5 इंटू 3/5। ठीक है, 4 3 12, 25। क्लियर। ऐसे ही विशाल का देख लीजिए, 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू 8/25। अब जो नया लाभ विभाजन अनुपात बनेगा, देखिए सुमित का कितना था, 1/5 था, तो सुमित का 1/5 है और अनिल का 12/25 आया, विशाल का 8/25 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12, 8, 12 और सुमित का 1/5 अथवा कैसे लिखोगे, 5/25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो कितना है, 25 है, तो 5 से गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो ये अनुपात आपका बन गया 12:8:5। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला उदाहरण है, इसमें जैसे इसमें क्या है, इसमें है कि अक्षय और भारती 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। ऐसा मैं वीडियो एक बना चुका हूँ जिसमें आप नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना सीख लीजिए जाके। इसमें क्या है कि 1/5 के लिए आ रहे हैं दिनेश,
और अक्षय और भारती बराबर अनुपात, भारती से बराबर अनुपात प्राप्त करते हैं। बराबर का मतलब है कि अपने 1/5 का आधा, ठीक। किससे प्राप्त करेंगे? 1/5 का आधा, 1/2 कितना हो जाएगा? 1/10। किससे लेंगे? अक्षय से 1/10, भारती से 1/10। देखो, ठीक। ऐसे ही ये आपका उदाहरण है, ये सब उदाहरण आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक। फिर हम अगला टॉपिक बताएंगे, त्याग अनुपात क्या होता है, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है, त्याग अनुपात किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर में यदि बनेगा तो आपको इतना ही लिखना है केवल, ठीक है। 5 नंबर में बनेगा तो थोड़ा डिटेल लिख देना है। जैसे वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो नए साझेदार हैं वो अपना जो जो पार्ट नए साझेदार को देंगे, तो जितना त्याग रहे हैं, जितना दे रहे हैं, ठीक है, वही त्याग अनुपात। तो सिंपली फार्मूला क्या बनता है? त्याग अनुपात बराबर लाभ में पुराना अनुपात माइनस लाभ में नया अनुपात। तो ये हो गया फार्मूला त्याग अनुपात, ठीक है, बराबर लाभ में, यानी ओल्ड माइनस न्यू, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम इस किसी एग्जाम्पल से समझा देंगे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो समझा देंगे, ठीक। देखिए, इसमें रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार हैं, 5-3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे विजय को 1/7 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। फर्म के भावी लाभ 4:2:1 के अनुपात में विभाजित करने के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो जो भविष्य में जो लाभ विभाजन अनुपात है वो नया रहेगा 4:2:1। पुराना कितना था? 5:3, ठीक है। तो त्याग अनुपात कैसे निकलेगा? देखिए, रोहित का पुराना अनुपात क्या है? 5/8, 5-3-8 आपको पता है। रोहित का नया कितना है? 4/7। आपको पता है कि ओल्ड माइनस न्यू, यानी 5/8 माइनस 4/7। देखिए, 4-2-6-7, ठीक। तो ये क्या कैलकुलेट करने हो क्या आएगा? 3/56। ऐसे मोहित का पुराना नया घटा दीजिए, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो 5 नंबर में डिस्कस करके और एक उदाहरण आप दे दीजिए, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे घर पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी एक अगला उदाहरण है, ये आप पढ़ सकते हो। देखिए, हम बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं, आपको लगता होगा कि हम कैसे ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं गूगल पे टाइप करिए एनसीईआरटी बुक्स, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये अगला है। इस टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन आप हल कर लो, ठीक। हल करके हमें भेज दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। अब अगला टॉपिक इसी में है, ख्याति। आपने सीखा था कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाएगी, त्याग के अनुपात गणना की जाएगी, फिर ख्याति। ख्याति क्या है पहले आप क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ख्याति क्या है? ख्याति को विशेषतः
बहुत सिंपल अर्थ में समझेंगे कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, ख्याति के संबंध में भी अभी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें सभी मेथड डिस्कस किए गए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन वो वीडियो जाके देख लीजिए। ख्याति क्या है? किसी नाम, किसी संस्था के पहचान की प्रसिद्धि, यानी वह व्यक्ति जो अपने कार्य के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, अपने व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, लोग सभी जानते हैं, तो उसे कहते हैं ख्यात है। बहुत प्रसिद्धि का, अब प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, तो प्रतिष्ठा का मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा फेमस होगा उसके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा लाभ होंगे। ठीक है, तो एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात, ठीक है, प्रतिष्ठा, विस्तृत व्यवसाय संबंध का लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायक होता है। लेखांकन में ऐसे लाभ को मौद्रिक मूल्य को, ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, ये चीज़ कि यदि पुराना व्यवसाय नए व्यवसाय से अधिक कमा रहा है, क्यों? क्योंकि पुराना व्यवसाय पहले से स्थापित है और उस व्यवसाय की ख्याति है, वो व्यवसाय प्रसिद्ध है, वहाँ पे अधिक ग्राहक आते हैं, वहाँ पे अधिक ग्राहक आते हैं तो अधिक लाभ होता है। ऐसी स्थिति को ही ख्याति कहते हैं। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स। ठीक है, कैसे तैयार कर लीजिए। व्यवसाय का स्वरूप कैसा है, यानी किस प्रकार का व्यवसाय है। यदि व्यवसाय जैसा होगा, व्यवसाय की ख्याति वैसी ही बनेगी। अगर किसी व्यवसाय में स्थायी मांग है तो अधिक लाभ होगा और फर्म की अधिक ख्याति होगी। स्थान, यानी कहाँ पर वो संस्था स्थिर है। प्रबंध में निपुणता, यानी लोग जो इसको चला रहे हैं वो कैसे हैं। बाजार की स्थिति, बाजार कहाँ कैसी है, यानी बाजार उस जो जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो बिक रहा है, उसकी व्यवसाय बाजार कैसी है। ठीक है, फिर है विशेष लाभ। तो विशेष लाभ का मतलब है कि जिस फर्मों को आयात लाइसेंस, बिजली की निम्न दर, निरंतर आपूर्ति के आश्वासन, माल आपूर्ति के दीर्घकालीन ठेके, सुप्रसिद्ध सहयोगी, पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, उनकी ख्याति ऊंची होती है। इसमें कुछ बातें हैं जैसे पेटेंट है, व्यावसायिक चिन्ह है, उनकी सुप्रसिद्धि, जो लोग सहयोगी हैं, वे सब एक विशेष लाभ दिला देंगे तो वो उसकी ख्याति अधिक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए 5 नंबर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जहाँ पे ज़रूरत हो तो। अब है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए, नए साझेदार का प्रवेश हो जाए, साझेदार का सेवानिवृत्ति हो, साझेदार की मृत्यु हो, साझेदार का विघटन हो, चालू व्यवसाय के स्वरूप में फर्म की बिक्री सम्मिलित है और साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो। तो इस अब ख्याति मूल्यांकन की विधियां हैं, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसको देख लीजिए। ख्याति मूल्यांकन की विधियां, पहले है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में क्या करते हैं कि औसत लाभ कई वर्षों का निकाल करके कुछ वर्षों से गुणा करके क्रय वर्षों से ख्याति गणना कर लेते हैं। जैसे इसमें कुल कितना है, 21,93,000 और इसको 5 से डिवाइड किया, 5 ईयर होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से इंटू करके, ठीक है, औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, ठीक, से गुणा करके आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका है कि ख्याति मूल्यांकन की औसत लाभ विधि है।
वीडियो है बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको आप जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर है अधिलाभ विधि। अधिलाभ क्या होता है? अधिलाभ का मतलब है जो वर्तमान में सामान्य लाभ हो रहा है, जो एक व्यवसाय का जो एवरेज प्रॉफिट है, औसत लाभ है, उसे सामान्य औसत लाभ से सामान्य लाभ को घटा करके जो मूल्य बचेगा उसे अधिलाभ कहेंगे, ठीक है। सामान्य लाभ कैसे कैलकुलेट होता है? फर्म की पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड क्या है? जो एक फर्म में पूंजी लगी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक। इसमें वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लीजिए जाके। तो यहाँ पे है सब, बस बहुत शॉर्ट कट में थोड़ा सा समझ लो कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? औसत लाभ की गणना कर लेते हैं। विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय की दर क्वेश्चन में दी होती है। औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाकर अधिलाभ की गणना करते हैं और अधिलाभ को दिए गए क्रय वर्षों से गुणा करके ख्याति गणना कर लेते हैं, ठीक। ये प्रक्रिया रहती है। इसमें आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, ठीक। आगे देखिए, अगली है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि के दो स्टेप होते हैं, एक औसत लाभ का पूंजीकरण होगा, एक अधिलाभ का पूंजीकरण होगा, ठीक है। मेरा वीडियो आप देख लेंगे, इसमें बहुत सावधानी से पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम समझा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन हल कर लीजिए इसमें जाके। ख्याति का व्यवहार, इसमें हाँ, ये आपका तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कि ख्याति को कैसे दिखाते हैं, ठीक है, पुस्तकों में कैसे दिखाते हैं, वो वाला है। आगे देखते हैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो डिस्कस कर देंगे। देखिए, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं गन शॉट, ये थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कराने के लिए हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए तो अलग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट यानी जो थ्योरी आ रही है, हमने क्या बताया था कि 90% थ्योरी आती है, 90% थ्योरी यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में 90% थ्योरी आती है। सब थ्योरी तैयार करिए, न्यूमेरिकल तैयार करिए, अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार हैं तो उनको आप रिवाइज कर लो। न्यूमेरिकल तो आते हैं लेकिन थ्योरी मेन है, तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए तो हाँ, एक एक ये आपका हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हिडन गुडविल, ये देखिए क्वेश्चन स्वयं जांचिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स देखते रहिए, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब क्लियर करा रहे हैं। उसके बाद आपका हिडन गुडविल का एक संचित लाभ है, हानियों, संचित लाभों और हानियों का समायोजन, ठीक है। देखिए, जो वर्तमान साझेदारी है, अगर कोई नया साझेदार आता है तो वर्तमान साझेदारी में यदि सामान्य संचय या संचय कोष या लाभ हानि का क्रेडिट बैलेंस है तो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में उसे बांट लेते हैं, ठीक है। ये है इसमें, इस पे आप एक छोटा संचित लाभ हानि का समायोजन कैसे होता है, ये आप एक 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लो। परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।
क्या है, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, यानी जो परिसंपत्तियां हैं वर्तमान में, कोई नया साझेदार आ रहा है तो जो वर्तमान साझेदार हैं, नया साझेदार दोनों मिल करके कहेंगे कि जो वर्तमान में परिसंपत्तियां हैं यानी असेट्स, परिसंपत्तियां यानी असेट्स, और दायित्व लाइबिलिटीज तो समझते हो, इनका पुनर्मूल्यांकन करिए। यानी अब इस समय प्रेजेंट में देखिए इनका मूल्य कम है या अधिक है। कुछ संपत्तियों का मूल्य कम हो सकता है और कुछ का अधिक हो सकता है। ऐसे दायित्वों का कुछ का मूल्य कम हो जाएगा, कुछ का अधिक हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो संपत्ति को आप डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इसमें कमी आएगी तो उल्टा चलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और संबंधित संपत्ति क्रेडिट। दायित्व में असेट्स के अपोजिट होगा। दायित्व में अगर वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और तो जो भी लाइबिलिटीज़ है संबंधित क्रेडिट हो जाएगी। अगर दायित्व में कमी आती है तो संबंधित लाइबिलिटी डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये हम सब समझा चुके हैं, ठीक है। कोई नॉन रिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड कर देना है। नॉन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे भी रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करोगे, असेट्स आएगी, असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें दायित्व होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, ठीक। फिर जो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट होगा तो पुराने साझेदारों के खाते में क्रेडिट हो जाएगा, और हानि होगी तो पुराने साझेदारों यानी ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनके खाते में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। इसके बाद अगला जो टॉपिक, इसमें सब न्यूमेरिकल टॉपिक हैं बाकी इसमें, ठीक। देखते हैं आगे कोई होगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो ये एक आपका हाँ पार्ट आता है कि पूंजी का समायोजन, ये न्यूमेरिकल पार्ट के रूप में काम करता है। पूंजी का समायोजन का मतलब है कि जो नए साझेदार हैं, नया साझेदार है जो पूंजी लाया है उसके हिसाब से पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि नया साझेदार जो पूंजी लाता है, पुराने साझेदारों की पूंजी कम या ज़्यादा हो सकती है, जो भी समझौता हो उसके हिसाब से समझौता हो जाता है, ठीक। तो ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर पढ़ लो। क्या थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बताओ। कभी कभी नए साझेदारों के प्रवेश के समय, नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अपनी पूंजी के समायोजन के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में नए साझेदार की पूंजी दी गई होती है, उसके आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित की जाएगी। तो क्या होगा, कुछ साझेदार की कमी आएगी तो पूंजी लाएंगे और जिनके में वृद्धि होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है इसमें। एक न्यूमेरिकल आप क्लियर कर लो तो हो जाए, ठीक है। इसमें देख लो, स्क्रीनशॉट लेके ना कर लेना, दिक्कत हो तो बताना, बता देंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें देखते हैं कोई और पार्ट हो तो डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए ये वीडियो नहीं है, ये गन शॉट है केवल थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि लगभग सभी वर्तमान साधनों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। ये है कि भाई वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो तो भी पुनर्गठन होता है, उसका टॉपिक है ये। कभी आया नहीं वैसे यूपी बोर्ड में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस अध्याय में प्रयुक्त शब्द, ठीक है। अब सारांश आ गया है, देखिए सारांश आ गया है। साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन कौन कौन से होते हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। ख्याति का लेखांकन व्यवहार, परिसंपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संचित लाभ हानि का समायोजन, पूंजी साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। देखिए सही पढ़ते रहिए आप, जो जो मेन पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जो देखो, एक तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन
ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक और मूल्यांकन की विधियाँ, ये तैयार कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।